हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग NCERT 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 1 और अध्याय का नाम है जीवों में जनन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही बना दिया है। यह इस चैप्टर का दूसरा वीडियो जो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसको देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख अभिमुख मतलब विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जिसे जाइगोट भी कहते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। चलिए इस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लैंगिक जनन में एक जीव के दो रूप होते हैं, मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। तो मेल और फीमेल, जो मेल होता है वो नर युग्मक बनाता है। ठीक है, जो नर मेल है वो क्या बनाता है, नर युग्मक नर युग्मक बनाता है। और नर युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं मेल जीमेट। ठीक है, और ऐसे ही मादा में बनता है, मतलब फीमेल में मादा युग्मक बनता है और इसे कहते हैं फीमेल जीमेट। ठीक है, मेल जीमेट और फीमेल जीमेट। अब मान लीजिए कि ये इधर मेल जीमेट है और इधर फीमेल जीमेट है। जब मेल जीमेट और फीमेल जीमेट मिलते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाते हैं, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं युग्मनज। आप यहाँ पे याद रखिएगा, जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं। आप याद रखिएगा कि युग्मक नर और मादा में बनता है। जब नर में बनता है तो उसे हम नर युग्मक कहते हैं, और मादा में बनता है तो मादा युग्मक कहते हैं। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तब युग्मनज बनता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। इसका इंग्लिश नेम भी याद रखिएगा ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। युग्मकों में युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में समरूप नहीं होती है। यानी अगर लैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होगी वो समरूप नहीं होगी, उसके समान तो होगी लेकिन समरूप नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ लैंगिक विभिन्नता पाई जाती है, या फिर जिसे हम कहते हैं अनुवांशिक विभिन्नता। तो अनुवांशिक विभिन्नता पाई जाती है। आप यहाँ तक समझ सकते हैं। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। जितने भी जीव हैं वो पहले वृद्धि होंगे, फिर परिपक्व होंगे। परिपक्व मतलब मैच्योर, यानी आप सीधे कहें कि माना गया है कि लड़के 21 वर्ष पे मैच्योर होते हैं, या लड़कियां ऐसे जनरली तो 18 वर्ष है, लेकिन शादी के लिए अगर मैच्योरिटी की बात करें तो कहा जाता है मेल के लिए 19 और फीमेल के लिए 18, जबकि मैच्योरिटी तो दोनों में 18 वर्ष पे ही आती है। तो पहले मैच्योर होते हैं यानी परिपक्व होते हैं, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था की प्रवस्था कहलाता है। अब ये देखिए, जब यहाँ पे जो लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो मेल अगर इंसानों की बात करें और फीमेल दोनों परिपक्व हो जाते हैं जनन करने के लिए, तो लड़के लगभग 12 से 14 वर्ष और लड़कियां 11 से 13 वर्ष के अंदर मैच्योर हो जाती हैं, यानी परिपक्व हो जाती हैं, ताकि वह प्रजनन कर सके, यानी लैंगिक जनन कर सके। और यही अवस्था जब वे मैच्योर हो जाते हैं करने के लिए जनन, तब हम उन्हें कहते हैं किशोरावस्था की प्रवस्था। ठीक है,
पादपों में यह कायिक प्रवस्था कहलाती है और यही अवस्था जिसमें वो लैंगिक जनन करने के लिए मैच्योर हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, तब हम उसे कहते हैं कायिक प्रवस्था। पौधों की बात करें यानी पादपों की बात करें तब। किशोरावस्था या कायिक प्रवस्था की समाप्ति ही जनन प्रवस्था का आरंभ है। यानी ये हम कह सकते हैं जब किशोरावस्था या कायिक प्रवस्था जब समाप्त होता है तो जनन प्रवस्था का प्रारंभ होता है। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि यही है, जब जनन करने की क्षमता आएगी उसी को तो किशोरावस्था कहेंगे। यानी जब जनन करने की क्षमता आ गई तो समझिए कि कायिक प्रवस्था या किशोरावस्था समाप्त हो रही है। ठीक है। ऐसे ही जितने सारे गेंदा फूल हैं या फिर धान, गेहूं, नारियल, इन सब में अलग अलग इनका समय होता है और किशोरावस्था या फिर हम कहें तो उसमें वयस्कता सब अलग अलग समय पर होती है। अब जानते हैं कुछ मौसमी प्रजनक के रूप में। अच्छा, आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं। पूछा जा रहा है क्या कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता है तथा कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं और यह सभी स्पष्टतः कायिक जनन तथा जीर्यमान प्रवस्थाओं में प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जितने भी जीव होते हैं वे सभी हमेशा जनन नहीं करते हैं। कुछ पुष्प हैं या कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें ये वार्षिक होता है, कुछ में अर्धवार्षिक होता है और कुछ में द्विवार्षिक होता है। यानी 2 वर्ष में उनमें जनन ज्यादा होता है। जैसे अगर हम एक आम का एग्जाम्पल लें, आम का पेड़ का, तो उसमें देखते हैं जो मोजर पकड़ता है यानी जो फल लगता है उसके बाद टिकोरा और हम आम कहते हैं, वो हर वर्ष समान नहीं लगता है। एक वर्ष ज्यादा होता है और दूसरे वर्ष अधिक होता है। यानी उसमें एक वर्ष अल्टरनेट रहता है, इसलिए उसे हम कहते हैं द्विवार्षिक किस्म है, क्योंकि हर वर्ष वह जनन करने के लिए तैयार नहीं होता है और हर वर्ष वो जनन नहीं करता है। बहुत से जीव हैं, यानी अधिकांश जीव मान लीजिए, जो सितंबर अक्टूबर के दौरान ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा जनन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक और दिया हुआ है ऐसे अलग से, एक अन्य पादप एस्ट्रोबिलेथस क्यूनकियाना 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, एस्ट्रोबिलेंथस कुनियाना, जिसे हम नीलाकुरेंजी भी कहते हैं, या 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांशतः लोग यह जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर अक्टूबर 2006 में के दौरान इतने अधिक पुष्प पैदा किए थे कि परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। ये वैसे तो 12 वर्ष में पुष्पित होते हैं, लेकिन एक जो सितंबर और अक्टूबर 2006 में, सितंबर से अक्टूबर के बीच 2006 में ये ज्यादा पुष्पित हुए थे और इतने ज्यादा कि रोड पर इनका पूरा कालीन बिछ गया था। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जितने जीव होते हैं उसमें से कुछ तो अंडा देते हैं और कुछ सीधे बच्चे देते हैं, और कौन से जीव होते हैं जो अंडे देते हैं? आपने पहले शायद पढ़ा होगा कि जिनकी कान उभरे हुए रहते हैं, बाहर की तरफ रहते हुए हैं, वे अंडे देते हैं। कौन से? जो बाहर की तरफ जिनका कान उखड़ा रहता है वे अंडे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं प्राणियों में, उदाहरणार्थ पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं? क्या यह किसी मौसम से संबंध घटनाक्रम है? मेढक और छिपकली में यह प्रक्रिया कैसी होती है? आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसमों के आने पर ही अंडे देते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, आपने भी यह महसूस किया होगा। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षी हैं, जैसे कुक्कुट फार्म में, जैसे मुर्गी हो गया, कुक्कुट, यहाँ पे हम मुर्गी की बात कर रहे हैं, उसी को कुक्कुट कहा जा रहा है, वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे मामलों में अंडे देने के कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर उसकी बड़े पैमाने पर व्यवहार के लिए उपपत्ति है।
उत्पत्ति है जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। ये वास्तव में वो नेचुरल नहीं होता है, उनमें कुछ इंजेक्शन के द्वारा कुछ रसायनों को खिला करके उनमें यह क्षमता विकसित की जाती है ताकि वह वर्ष भर अंडे दे सकें। यहाँ तक आप जान गए हैं कि जो जीव होते हैं या जो पक्षी होते हैं वो सालों भर यानी वर्षों भर अपने प्रजनन नहीं करते हैं और वर्ष भर अंडे नहीं देते हैं, वर्षों भर अंडे नहीं देते हैं। वो कब देते हैं? मौसम में, उनका भी एक विशेष मौसम होता है सभी का, उसी में देते हैं। लेकिन इनको अगर हम इनका पालन करें तो कुछ रसायन और इंजेक्शन दे करके, रसायन और इंजेक्शन की सहायता से इनमें सालों भर अंडे देने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, सालों भर अंडे देने की क्षमता को बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनन प्रवस्था के दौरान अपरास्तानी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। देखिए, जब भी जनन प्रवस्था में आते हैं तो जितनी मादा होती हैं उनमें एक सक्रियता की चक्र चलती है, वो एक चक्र नियमित होता है और उस चक्र के दौरान अंदर उनके गर्भाशय में कुछ परिवर्तन आने लगता है। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहों, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं, इन्हें मध्य चक्र या ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। देखिएगा, नॉन प्राइमेट में यानी जो गाय, भैंस हैं, ये लोग हैं या चूहा है, हिरन है, इनमें इनके मादाओं में जब ये चक्र होता है तो इसे हम मध्य चक्र कहते हैं। जबकि प्राइमेटों जैसे बंदर है, एप है या मनुष्य है, इसमें यह ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। और आप पढ़े होंगे कि ऋतुस्राव चक्र जो मानव में, फीमेल में होता है, वो कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है। यानी 28 दिन में उनकी गर्भाशय होती है, वो जनन के लिए तैयार होती है और जनन नहीं होने पर वह फिर टूटने लगती है और यह हर 28 दिन पर रिपीट होता है, इसलिए इसे हम ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग अगले लेसन्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इतना ही जान लीजिए, यह चक्र अगर नॉन प्राइमेट में होता है तो उसे मध्य चक्र, जबकि मानव में होता है यानी प्राइमेटों में होता है जैसे बंदर, एप या मनुष्य हो गया, तो उसमें ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। अब देखिए, अधिकांश जो अधिक स्तनधारी हैं, स्तनधारी कौन? स्तनधारी किसे कहते हैं? वैसे जीवधारी जिनमें दूध होता हो, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। तो अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। अब जितने स्तनधारी हैं, जब तक इनका जनन काल होगा तब तक ये प्रजनन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं सतत प्रजनक। यानी जितने दिन तक इनका जनन काल होगा उतने समय तक ये जनन कर सकते हैं, इनमें मौसम से कोई रिलेशन नहीं होता, इसे हम सतत प्रजनक कहते हैं। और जनन काल क्या होता है? जब से कोई जीव जनन करने के लिए तैयार होता है, जब से कोई जीव जनन करने के लिए तैयार होता है, मान लीजिए कि एक कोई जीव 2002 ईस्वी में तैयार हुआ है जनन करने के लिए और वह 2042 तक जनन करने के लिए रेडी है, तो यह काल उसका कहा जाएगा जनन काल। जैसे इंसानों में जनन काल लगभग 30 साल का या 25 से 30 साल होता है। जैसे लड़कियां यानी जो फीमेल होती हैं वो प्रजनन के लिए 12 से 13 वर्ष तक तैयार हो जाती हैं और 40 वर्ष के आसपास तक ये जनन कर सकती हैं। यानी यही लगभग 28 या 25 या 30 साल मान सकते हैं, इतना का जनन काल होता है। जबकि यही पुरुषों में जनन काल 12 वर्ष से लेकर लगभग 12 वर्ष, 12 से 13 वर्ष से लेकर जब तक जीवित रहते हैं, मान लीजिए कोई मेल 80 वर्ष तक जीवित रहता है, तो इतने समय तक वह प्रजनन कर सकता है मेल। जबकि फीमेल कब तक कर सकती हैं? लगभग 40 से 45 वर्ष तक कर सकती हैं। तो जब तक वो जनन कर सकती हैं तब तक हम उन्हें कहते हैं कि वे जनन अवस्था में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। फ्रेंड्स, जितने लैंगिक जनन होते हैं इनको अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम लैंगिक जनन की कुछ घटनाओं को 3 भागों में बांट लेते हैं और उन घटनाओं को बांटा गया है निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन तथा निषेचन पश्चात घटनाएं।
यानी हम जितने लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती है उसे 3 अवस्थाओं में बांट कर पढ़ेंगे। पहला होगा निषेचन पूर्व घटना, निषेचन तथा निषेचन पश्च घटना। इन सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा है तो, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।